गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो बहुत जरूरी है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? जो टर्म्स हम बार बार यूज करने वाले हैं वो एक्चुअल उनका मतलब क्या है, एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो इंटरेक्शन मिलता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच के इंटरेक्शन को बतलाती है। तो बेसिकली इसके इंटरेक्शन से हमें फायदा क्या होने वाला है? हमने कहा कि हमारे पास में कुछ कार्बन है, कुछ हाइड्रोजन है और सपोज एक ऑक्सीजन है। तो इस एक ऑक्सीजन के साथ इसके डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। इसका अल्कोहल बन सकता है, इससे ईथर बन सकता है, इससे कीटोन बन सकता है, इससे एल्डिहाइड बन सकता है, राइट? तो इन दैट केस कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड है, कौन सा ग्रुप कीटोन है, कौन सा ग्रुप ईथर है, या अगर हमने कहा कीटोन में ये यही सेम ऑक्सीजन मिड में है, एल्डिहाइड में ये ऑक्सीजन साइड में है, इन दैट केस ऑल्सो क्या इन लोग इनकी बॉन्डिंग है, इन सारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग किस तरीके से होनी है ये हमें कैसे पता? हमने रिएक्शन से, फंक्शनल ग्रुप टेस्टिंग से ये तो पता लगा लिया कि जो अल्कोहल है उनकी प्रॉपर्टीज ये है, बट किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें पता लगाना हम मदद करता है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली करता क्या है? जो हमें स्ट्रक्चर का पता लगाता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। कोई मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम से किस तरीके से बॉन्डेड है, ये पता लगाने के लिए टूल है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो हमारा मैटर है, मटेरियल है, उन दोनों का जो भी उनका कॉन्सिक्वेंस होता है, जो भी वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उस इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी चीज, जब भी ये इंटरैक्शन होता है तो ये इंटरैक्शन से होगा क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है एनर्जी। और ये मैटर के साथ में क्या करेगी? ये मैटर के साथ में ये एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी, अगर हमारे पास में जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं, वो बाहर से ज्यादा है तो वो मैटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, या लाइट जो है इमिट होगी अगर मैटर के पास में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है। और ये एनर्जी हमेशा कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी? इन द डिस्क्रीट अमाउंट। डिस्क्रीट अमाउंट का मतलब क्या है? जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर क्वांटा। इस डिस्क्रीट अमाउंट का मतलब है पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ लाइट, जिसके लिए हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल के लिए ये फिक्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि फिक्स होने का मतलब हर एक मॉलिक्यूल के लिए अगर ये x है तो ये x ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो ये 10 ही रहेगा, और उसे हम कह रहे हैं डिस्क्रीट। This may be vary, this number, this x can be vary, but this x will be fixed for one molecule. Just for example, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के केस में आप अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने पे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट सेम है, जिसको हम कह रहे हैं क्वांटम। ये रिक्वायरमेंट, ये हाइड्रोजन किसी भी जगह पर हो, चाहे वो सन से आ रहा है, चाहे वो अर्थ पर है, चाहे वो किसी और प्लेनेट पे है, वहां पर भी ये जो वैल्यू है एच न्यू की, ये वैल्यू सेम रहेगी, ये एनर्जी सेम रहेगी, जिसको हम कह रहे हैं क्वांटम। That is why that this is discrete. Discrete means fixed.
डिस्क्रीट मीन्स उसके लिए स्पेसिफिक। सो यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि एक प्लेनेट पर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरे प्लेनेट पर दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, सैटर्न पर मीथेन है, या किसी और प्लेनेट पर कोई और गैस है, वहां पर हमने जाकर तो देखा नहीं, तो वहां से हमने कैसे पता लगाया कि क्या है? वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिल रहे हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने ऑब्जर्व करके चेक किया कि उसमें कौन से क्वांटा, किस तरह की एनर्जी हमें मिल रही है, और उस एनर्जी के स्टडी से हमने पता लगाया कि वहां पर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टूल है जो मदद करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जब हमने कहा डिस्क्रीट है मतलब फिक्स है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में ये अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होगा, और वो डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद ये मदद करता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कैसे मदद करता है? बेसिकली जो हम अर्थ पर इसे पता लगाते हैं, वो जो हम पता लगाएंगे वो उसका मेजर का रोल है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में मदद करती है। तो ये हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी होती कितने तरह की है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम एटम की स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हो गई एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हो गई मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कर क्या रहे हैं? बहुत सिंपल वर्ड्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किसी एक मैटर पर डाल रहे हैं, और अगर इसकी एनर्जी और इसके एनर्जी लेवल्स की एनर्जी एक दूसरे के साथ में मैच कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैच कर रहा है, तो ये मटेरियल, ये मॉलिक्यूल इस एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या इमिट कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को है, उससे नीचे की तरफ को जंप करना है। अगर हमारे पास रेफरेंस हम देखें, अगर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा याद है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज लाइमन-बामर-पार्शन पुंज सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। अगर सन से मिली हम, अगर हम उस लाइंस की स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, देन इट इज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर हायर एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां पर? लोअर एनर्जी लेवल में। तो दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ पर हम सेम प्रोसेस किस तरीके से स्टडी करते हैं? जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से अगर हायर स्टेट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तब उतना ही अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ पर एनर्जी का इमिट हुआ है, यहाँ से बाहर निकला है, उतना ही अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। दैट इज रिफर्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हम अर्थ पर जनरली स्टडी कर पाते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का क्या मतलब है? जहां पर केवल एक सिंगल वेवलेंथ हो, और उस सिंगल वेवलेंथ को हम देख पाए कि ये वाली वेवलेंथ इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की या नहीं की। ये वाली वेवलेंथ, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब की या नहीं की, उससे हमें क्या पता चलेगा? कि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल इस वेवलेंथ के मैच का है या नहीं। तो इसे हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ हायर एनर्जी लेवल से नीचे लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, तब उसे हमने कहा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर जब हम केवल इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में
या तो ग्राउंडेड से अपर लेवल एनर्जी लेवल या लोअर स्टेट पे एनर्जी लेवल की बात करेंगे, तब हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम रीड करेंगे जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है एंड जो आईआर स्पेक्ट्रा है। यहाँ पर जो हम जंप देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है एनएमआर और ईएसआर। यहाँ पर हम मैग्नेट का साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूक्लियस की टर्म्स में। जब हम बात कर रहे हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तब दैट इज रिफर्ड एज मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इतने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं एज पर सिलेबस, जो दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम जो डील करेंगे वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होगा। देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल पर डालकर देखेंगे और ये दोनों तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे। So electronic spectroscopy in UV visible and IR spectroscopy, magnetic spectroscopy in NMR spectroscopy. तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कहाँ से जनरेट होता है, दिस इज काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेना जरूरी है। तो हमारे पास में ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होकर जब ये डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस इस एनर्जी से जब मैच कर जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन लोअर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल में जंप करेगा। सो दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहाँ से जाएगा? जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जब एनर्जी मैच हो जाएगी ग्राउंड एनर्जी लेवल की, एनर्जी डिफरेंस की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, और किससे मैच होनी है? जो इसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तब उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा। दिस कैन बी रिलेटेड एज जस्ट व्हेन आई एम टेकिंग अटेंडेंस। अगर हम क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं, रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट, रोल नंबर 1 की फ्रिक्वेंसी बोलने वाले टीचर के 1 की फ्रिक्वेंसी से मैच हुई तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ और इसका रिजल्ट आउट हमें मिला। सपोज एक रोल नंबर 5 एब्सेंट है, तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला जिसको हमने कहा रोल नंबर 5, बट वो एनर्जी लेवल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स रोल नंबर 5 इज एब्सेंट इन द क्लास। तो क्या होगा? रोल नंबर 5 की एब्जॉर्प्शन, ये वाली फ्रिक्वेंसी जो है रोल नंबर 5 की फ्रिक्वेंसी पर, यहाँ पर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। हमें ये चीज नहीं देखने को मिलेगी कि ये वाली लाइट एब्जॉर्ब हुई। मीन्स रोल नंबर 5 विल रिमेन वेकेंट। यहाँ पर रोल नंबर 5 रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि वो क्लास में नहीं है। ये एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी 5 से मैच हो रही थी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दिस इज जस्ट एज, और यही बेसिक प्रिंसिपल सारे तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी में रहेगा। अगेन इमिशन स्पेक्ट्रा, अगर हायर एनर्जी में है उससे लोअर एनर्जी में आ रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जिसको हमने कहा है इमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम बार बार बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की, बट इन जनरल जब भी कोई एक लाइट बीम आती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ में इंटरैक्ट करता है तो इंटरैक्शन से क्या क्या चीजें पॉसिबल है? इंटरैक्शन से कुछ पार्ट उस लाइट का एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ है उसे हम स्टडी करेंगे यूवी विजिबल, आईआर या माइक्रोवेव के टर्म्स में। कुछ पार्ट स्कैटर हो जाएगा जिसे स्टडी किया जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट
में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल कि वो फोटोल्यूमिनेसेंस शो करे। फोटोल्यूमिनेसेंस इज फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर अब हमारे ऊपर है कि हम एपरेटस को किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमें इसमें से कौन सा पार्ट स्टडी करना है। हर एक पार्ट को यूवी विजिबल के लिए अलग तरीके का एपरेटस, आईआर के लिए अलग एपरेटस, माइक्रोवेव के लिए अलग एपरेटस और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग तरीके के एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर अगेन हम एनएमआर की बात नहीं कर रहे हैं। एनएमआर इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर जहां पर एन दैट इज न्यूक्लियस, ये सारी इलेक्ट्रोस्कोपी कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है दोज आर रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतने हम मैटर को समझने से पहले जिससे वो इंटरेक्शन कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको जान लेना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? वो लाइट जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये लाइट कैसे रन कर रही है, कैसे मूव ऑन कर रही है। सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये लाइट का डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन डायरेक्शन है, तो इसमें दो पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर एज अ वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इट इज हैविंग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड एसोसिएटेड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इन द स्पेस। दिस कंपोनेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो कंपोनेंट हो गए, पहला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को नोड्स पे क्रॉस करते हैं। देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इसकी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज ये जो हमारी नॉर्मल लाइट। अब वेवलेंथ की अगर हम बात करें, व्हाट इज वेवलेंथ? हमने देखा कि यहाँ दिस इज प्रोपोगेशन, दिस इज प्रोपोगेशन। सो जो एक डिफरेंस है, वेवलेंथ इज टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड और ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है। सो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो नेक्स्ट ट्रफ आएगा यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कहलाता है दिस इज नोन एज वेवलेंथ। दिस इज मेजर्ड इन मीटर्स, दिस कैन बी आल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻8 -8 सेंटीमीटर और 10⁻−10 मीटर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एक जनरल टर्म क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय? अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक किसी पॉइंट से कितनी बार चीज पास हुई, कितनी बार ये मूव ऑन हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मंडे अकर्स once in a week, so this is one in per cycle। एक वीक की साइकिल में ये कितनी बार आया, मंथ में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई। अगर उसका मंथली साइकिल देखें, किसी भी चीज का मंथली साइकिल देखें, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि वो कितनी बार पास हो रहा है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ यूनिट्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट is in unit time is referred as cycle per second. This is denoted by the nu। wavelength को हम शो करते हैं lambda से, this is nu। wave number is number of waves per centimeter, this is shown by nu bar and this is basically 1 by lambda। so basic terms, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप, ये जितने भी हमने कहा, ये जो फोटॉन्स हैं ये एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, क्वांटाइज हैं, मींस
इसकी एनर्जी फिक्स है, ये एनर्जी किस तरीके से फिक्स है, ये एनर्जी किस तरीके से फिक्स है, अगर हम बात देखें, then E is equal to h nu, E is equal to hc by lambda, और E is equal to hc nu bar is wave number, nu bar is 1 upon lambda, so this is photon. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है और स्पेक्ट्रा क्या है, हमें ये दिखता कैसे है। ये ग्राफ है बिटवीन वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस के बीच में भी हो सकता है, ये वेव नंबर और एब्जॉर्बेंस के बीच में भी हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्बेंस के बीच में भी हो सकता है। इन केस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी हम बात करेंगे तब लैम्डा की टर्म्स में, दैट इज वेव लेंथ की टर्म्स में बात करेंगे, जब हम आईआर की बात करेंगे तब हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करेंगे, वेव नंबर की टर्म्स में बात करेंगे। वी विल सी हाउ। सो बेसिक प्रिंसिपल अगेन सेम है, हमारे पास में एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स अगर यूवी विजिबल के का लाइट सोर्स है तो वो एक कंप्लीट रेंज प्रोवाइड करेगा फ्रॉम 200 टू 400 जो यूवी का रेंज है, और 400 से 800 नैनोमीटर्स तक। देन इसके बाद इसे कोलीमीटर से हमने इसे फोकस किया किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म ने क्या किया, इसमें जितने भी सारी टाइप की वेवलेंथ थी इन सबको अलग अलग कर दिया। अब उस अलग अलग की हुई वेवलेंथ से हमने स्लिट के थ्रू, वेवलेंथ सिलेक्टर के थ्रू केवल एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन चूज किया। ये एक तरीके का नॉब है, जब हम एपरेटस की बात करते हैं तो एक तरीके का नॉब है जिस नॉब से हम चूज कर सकते हैं कि कौन से टाइप की वेवलेंथ हमें चाहिए, क्योंकि हम पूरा एक जब भी स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल को हम पूरा एक रेंज देते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। स्टार्टिंग पॉइंट यूवी विजिबल के केस में अलग है, आईआर के केस में अलग है, अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं, बाद में हम और स्पेसिफिक बात करेंगे। सो हम पूरा एक वन आफ्टर अनदर, जैसे अगर हम बात करें केवल विजिबल रेंज की तो हमने क्या किया, पहले 410 का मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दिया, यहाँ से सपोज 200 का रेडिएशन दिया, फिर 210 का दिया, फिर 220 का दिया, फिर 230 का दिया, और ऐसे करते करते हमने कहाँ तक देंगे, यूवी विजिबल के केस में 800 तक का हमने यहाँ पर स्लिट के थ्रू सिलेक्ट किया। और हमने जो सैंपल सॉल्यूशन रखा है, सैंपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिस मॉलिक्यूल का, जिस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा हमने स्टडी करना है उसका सॉल्यूशन बना के इसे हम फिल करेंगे, जिसमें ये क्वार्ट्ज ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं क्यूवेट। इस क्वार्ट्ज ट्यूब में इसे फिल करने के बाद इसमें से सपोज ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, ये वेवलेंथ बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो जो इनिशियल वेवलेंथ दी थी वो एब्जॉर्ब नहीं हुई। ये हमने डिजिटल डिस्प्ले से स्टडी किया कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, इसका पूरा हमें ग्राफ, आजकल जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गए हैं उससे सीधे वो कंप्यूटर से अटैच्ड हो जाते हैं, और कंप्यूटर से अटैच होके सीधा हमें ग्राफ प्लॉटेड ग्राफ मिल जाता है, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं स्पेक्ट्रा। So what is spectra? Spectra is basically a graph between wavelength or frequency or wave number versus absorbance, or it can be percentage transmitted. It may be percentage absorbance कि कितना पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हुआ है और कितना पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जितना परसेंटेज एब्जॉर्बेंस किसी पर्टिकुलर लाइट का बढ़ता जाएगा उतना इस ग्राफ का पीक बढ़ता जाएगा। सो ये अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ की हम बात करें तो ये पर्टिकुलर ग्राफ क्या बतला रहा है, ये पर्टिकुलर ग्राफ बतला रहा है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी डिफरेंस इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में थी, और कुछ मॉलिक्यूल्स ने ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की है और कुछ थोड़े मॉलिक्यूल्स ने ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की है, और कुछ बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स ने ये फ्रीक्वेंसी भी एब्जॉर्ब की। तो ये बेसिकली हमें इसको अगर हम फर्दर डिटेल में जाएंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, जो हम करेंगे ही
आगे यूवी विजिबल और आईआर के केस में तब इन सारी चीजों को और डिटेल में देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या बतलाती है। तो बेसिकली अब इसे और आगे बाइफरकेट करते हैं। हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अभी तक हमने देखा कि एक जनरलाइजेशन किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करता है किसी भी मटेरियल से और उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अगर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बात पर आ गए हैं, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ? केवल एक सिंगल वेवलेंथ है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज referred as monochromatic wavelength. सो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, एक सिंगल वेवलेंथ, इसे हम स्टडी करने हैं आईआर और यूवी और विजिबल के केस में। अगर हम देखें कि इनकी एनर्जी किस तरीके से है तो हमारे बेसिक फॉर्मूले सेम रहेंगे। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एच न्यू बार, वेयर lambda is wavelength, nu is frequency and nu bar is wave number. So infrared की एनर्जी कम है देन कंपेयर टू द विजिबल, उससे कम उससे ज्यादा है यूवी विजिबल की एनर्जी। और इसी तरीके से यहाँ से जब हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप आईआर की कम है देन विजिबल की और उसके बाद में यूवी। तो ये बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अगर हम बात करें कि कहाँ इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि कौन सी चीज कहाँ पर यूज होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन, ये दोनों तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी करते हैं इस रेंज में, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूवी विजिबल रेडिएशन। UV and visible radiation both are studied, both are having the same type of transition in electronic energy levels, that is why it is referred as electronic spectroscopy. Then UV visible spectroscopy की अगर हम सॉरी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिफर्ड एज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? जब मॉलिक्यूल्स के ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो इसके वाइब्रेशन की भी अपनी फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी जब आईआर रेडिएशन के साथ मैच होती है तो एब्जॉर्प्शन होता है। एंड लास्टली एनएमआर की अगर हम बात करें तो एनएमआर को हम स्टडी करेंगे किस रेंज के साथ में? रेडियो वेव्स के साथ में, विच आर द लोएस्ट एनर्जी रीजन, और इसलिए इसे हमने सबसे लास्ट में रखा है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएट करके फिर स्टडी की जाती है, दैट इज व्हाई इट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप ऑफ। अब हमने कहा कि ये एनर्जीज अलग अलग टाइप की हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि एनर्जीज अलग अलग टाइप की हैं। आईआर की एनर्जी अलग, यूवी की एनर्जी अलग, यू और विजिबल की एनर्जी अलग। रादर दिस अगर एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो आईआर की लेस है देन विजिबल की और देन इसके बाद में यूवी की। बट जब हम यहाँ पर इसको कहा जाता है स्टडी किया जा रहा है तो यूवी विजिबल के केस में इसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के साथ में ये कनेक्ट होता है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल में कितने तरह की एनर्जी होती है? एक मॉलिक्यूल में अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और रोटेशनल एनर्जी लेवल है, और इसके साथ में एसोसिएटेड है ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। अगर इसको एक बहुत जनरल टर्म्स से एसोसिएट करें देन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल के विच इज रेफर्ड एज इंटरनल एनर्जी।
सो ये इंटरनल एनर्जी में अब हम पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग गैप में चेक कर रहे हैं कि वो एनर्जीज कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हमारे जो एनर्जी लेवल है, जो सबसे बड़ी ज्यादा एनर्जी है, दैट इज यूवी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को समझते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का सीधा सीधा मतलब है कि आपके यहाँ पर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्डेड बॉन्ड, दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। और पाई स्टार और सिग्मा स्टार, दिस इज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन का जंप जो हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? इन मॉलिक्यूल से इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से हायर स्टेट एनर्जी लेवल पे हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आपके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो हैं उन्हें हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ग्राउंड। और ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो जंप कहाँ करेंगे? अपने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जिसको हम कह रहे हैं हाई एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। अब मॉलिक्यूल में ये वाले हो गए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। एक एटम के अंदर ये तो क्या कौन से हैं? जब उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब एक एटम दूसरे एटम के साथ में जब मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में एज अ स्प्रिंग अटैच्ड, एज अ स्प्रिंग अटैच्ड है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटे छोटे रीजंस के कारण चेंज हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है। तो अगर हमारे दिमाग में ये विजन आता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, क्योंकि जनरली हम इस तरीके से बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो हमें ऐसा फील हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जिस तरीके से अटैच्ड है वो कोई रॉड है, बट इट इज नॉट रॉड। अगर ये रॉड होती तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती। अगर ये यहाँ पर एक एज अ रस्सी अटैच्ड है, तो रस्सी से अगर हम इसको रोप की तरह भी देखें, तब भी यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में बेसिकली किस तरीके से अटैच्ड है? वो एक दूसरे के साथ में एज अ स्प्रिंग अटैच्ड, एज अ स्प्रिंग की तरह अटैच्ड है, रॉड की तरह नहीं है, रोप की तरह नहीं है। तो अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में स्प्रिंग की तरह अटैच्ड है, तो स्प्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? उस स्प्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान में विजुलाइज कीजिए, जिसको हम अपने नॉर्मल विजन से, नॉर्मल आई से देख सकते हैं। स्प्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? उसे जरा सा भी एनर्जी मिली, वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगी। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, वो थोड़ा सा अप जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर अप जाएगी, फिर नीचे जाएगी। वो कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन या दोनों तरीके से मूवमेंट करती रहेगी जब तक कि वो एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अब हम एटम की एनर्जी की बात कर रहे हैं, और ये एनर्जी किस तरीके से होगी? अगर हम इस अप और बैक और फोर्थ मूवमेंट देखें, तो ये एनर्जी किसी मीन पॉइंट के अराउंड हो रही है। जब भी कोई एनर्जी, जब भी कोई कंटिन्यूअस मोशन किसी मीन पॉइंट के अराउंड हो रही है, तब दिस इज रिफर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारे पास में एक फॉर्मूला है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में देखेंगे तब इसे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना काफी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एनर्जी अगर किसी स्प्रिंग है तो वो फिक्स होगी,
वो फिक्स एनर्जी क्या होगी? उस फिक्स एनर्जी को हम यहाँ पर कह रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम के साथ में अटैच्ड है, वो अपनी मर्जी से अपनी एनर्जी से वो कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट या किसी भी तरह का कंटिन्यूअस सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और जब ये एनर्जी इसको मिल रही है तो रेजोनेट करके एब्जॉर्ब होके वो हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है। सो दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। यहाँ पर और उसके अंदर होते हैं आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल। और बेसिकली ये जो स्टेयर केस की तरह बनाए हुए हैं, ये स्टेयर केस एक्चुअली मॉलिक्यूल में नहीं होते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है जो बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आर मच मोर देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, and this is much more than rotational energy. So these are energies which is possessing by the molecule. मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी एनर्जीज हैं। वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जीज हैं वो स्टेयर केस में जमी हुई नहीं है, वो मॉलिक्यूल के साथ में अपने साथ में, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो उस पर्सन में कुछ एनर्जी है, जब वो सो रहा है तब भी कुछ एनर्जी है, जब वो चल रहा है तब भी कुछ एनर्जी है, जब वो दौड़ रहा है तब भी कुछ एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जीज किस तरीके से हैं? जब वो दौड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको हम रिलेट करते सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में। जब वो चल रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, वो एनर्जी हो गई वाइब्रेशनल एनर्जी। और जब वो केवल नॉर्मल काम बैठा हुआ है, ब्रीदिंग कर रहा है, हार्ट चल रहा है, एंड इनफैक्ट सो भी रहा है, तब भी उसके अंदर कौन सी रिलेटेबल है, रोटेशन की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर कंपैरिजन। So this is comparative chart of the energy levels that sit. Molecular energy levels are not aligned as staircase. This is just a representation. This is just a simile of the energy levels. That's it. That's it for today's lecture. And you will ask मच मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर एक समराइज वे मैंने दिया हुआ है। यूवी मेथड, यूवी रेडिएशन इसमें इन्वॉल्व है, यूवी विजिबल इंटरेक्शन, कौन सा डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड, इसको हम डिटेल में देखेंगे फर्दर मोर। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।